दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे फसाद की असली जड़ के बारे में। नहीं, यहां पर मैं मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी रियल जड़ के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, ईवीएम के बारे में। मतलब अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो ना तो यहां पर सत्ताधारी पार्टी सत्ता में होती, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कोई वोट करके भेजता नहीं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी भी रोज की चूंचा यहां पर बंद हो जाती, क्योंकि हर आए दिन ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करे जाते हैं। ऐसे ही सवाल खड़े करे गए इंडिया अलायंस की लास्ट मीटिंग में, जहां पर एक लेटर लिखा गया बकायदा इलेक्शन कमीशन को और कहा गया कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो वोटर्स के भी हाथ में जानी चाहिए, विच इज कंप्लीटली वैलिड। भैया जब आप एक बर्गर खरीदते हो 20, 25, 30 रुपए का, तो उसके बाद आपको एक पर्चा मिलता है कि हां आपने एक बर्गर खरीदा था। तो इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज करने के बाद आपको पर्चा क्यों ना मिले? बात तो सही है। एक बहुत ही तगड़ा लॉजिक है यहां पे। अब क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने, ये भी देख लो अपने स्क्रीन के ऊपर। ईवीएम भारत सरकार के न्याय शास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। कई बार ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। यह हर तरह के कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान होता है। निष्पक्ष चुनाव कराना, समझ रहे हो ना आप लोग? विपक्षी दलों के पत्र पे चुनाव आयोग का जवाब। अबे क्यों गए थे भाई तुम लोग आखिरकार इलेक्शन कमीशन? जब तुम्हारे को पता है कि इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा निष्पक्ष है, तो आखिरकार चिट्ठी लिखने का फायदा ही क्या था? ऑलरेडी पता था पहले से क्या होने वाला है। वैसे देखो, मैं यहां पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पर्ची तो मिलनी चाहिए। जब सरकार कहती है कि हर चीज का बिल लो, तो आखिरकार वोटिंग का बिल क्यों ना मिले हर जनता को? और इसके साथ यार दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगे आने चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, विश्व गुरु की बातें यहां पर करी जाती है। लेकिन भैया बड़ी बड़ी कंट्रीज ईवीएम को बैन करके बैठी हुई हैं। जब हम सारी चीजों में और कंट्रीज को फॉलो करते हैं, उनको पिछाड़ना चाहते हैं, तो आखिरकार ईवीएम को बैन करने में, उनको पिछाड़ने में देरी किस बात की? आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। जर्मनी में बैंड है, नीदरलैंड्स में बैंड है, आयरलैंड इंग्लैंड में बैंड है, फ्रांस और यहां तक कि इटली में भी बैंड है। यानी कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उनके यहां भी ईवीएम बैंड है। अब सिर्फ मेलोनी चाची हमारे को बचा सकती है इस ईवीएम नाम की सौतन से। अब खैर ये जो डिसीजन है निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन का, ये तो हमारे को पहले से ही पता था, लेकिन आने वाले टाइम में ईवीएम के ऊपर ये फाइट और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर विपक्ष को सच में ऐसा लगता है, भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली 14 तारीख को, और वहां पर भी ये चीज उठनी चाहिए। अगर सच में विपक्ष इसके बारे में सीरियस है, और अगर वहां पर या फिर और जगहों पर इस चीज को नहीं उठाया जाता, तो यार ये बात हमारे को यहां पर माननी पड़ जाएगी कि ये सिर्फ एक बहाना है विपक्ष का और कुछ नहीं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। ईडी आजकल काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। मतलब इतना एक्शन तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर नहीं करते, स्टंट वाले एक्टर नहीं करते, ऋतिक रोशन नहीं करते, टॉम क्रूज नहीं करते, जितना एक्शन आजकल ईडी के लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ विपक्ष के ऊपर, सत्ताधारी पार्टी के उनके ऊपर कैसे करेंगे? पेडिग्री भी तो खानी है। तो इसी एक्शन के बीच में बंगाल पहुंच गए और न्यूज निकलकर कल ये सामने आई, जहां पता चला कि नॉर्थ 24 परगनाज में ईडी के अधिकारियों के ऊपर अटैक किया गया था, जब वो एक ईडी की रेड मारने जा रहे थे। मतलब ईडी वाले हैं तो ईडी की ही रेड मारेंगे, लेकिन रेड मारने जब जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया। इसको लेकर के बीजेपी ने और बहुत सारी पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई, टीएमसी के राज में यहां पर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। इनफैक्ट बीजेपी के एक नेता तो ये तक कह रहे थे, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का नहीं, किम जोंग उन का राज है। मतलब भाई किम जोंग उन को लेकर आ गया यहां पर इंडिया। अब जहां पर डेफिनेटली ये चीज पूरी तरीके से गलत है। ईडी अपनी कार्रवाई अगर कर रही है तो उसके ऊपर अटैक करना पूरी तरीके से गलत है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी कर क्या रही है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं, और ये भी काफी ट्रेंड कर रहा है। संदीप चौधरी जी ने कल एबीपी न्यूज पे काफी बड़ा एक्सपोजे करा है और ईडी की जो ये एक्शन बाजियां हैं उसका बाइफर्केशन करके यहां पर दिखाया। अपनी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट में दिखाता हूं आपको, जो पार्टी बदले वो बच गए, क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया गया। नारायण राणे ये पहले जो थे शिवसेना कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद इनके ऊपर एक जांच बैठी हाउसिंग घोटाले के अंदर, उसके बाद ये एकदम से बीजेपी में आ गए और इस टाइम पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के मंत्री बनकर के बैठे हुए, मतलब बीजेपी के मंत्री बन जाओ, एकदम से वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाओगे, वाह। उसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेमंता बिस्व शर्मा, ये इस टाइम पर सीएम है असम के। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद इनके ऊपर जांच शुरू हो गई थी गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अंडर। उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद आगे की जो जांच है उसका खत्म, गुड बाय टाटा गया हो चुका है। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कन्विक्शन रेट की सच्चाई। ईडी यहां पर कहता है कि हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो 96% है, लेकिन यहां पर दिखाया गया कि पिछले कुछ समय में ईडी के कितने टोटल केसेस हुए हैं। 5906 केस हुए हैं
और इसमें से 95% अपोजिशन के लोगों पर है, उसमें से 24 ही ऐसे हैं जो कन्विक्शन तक पहुंचे हैं यहां पर। अब जब 5,900 केसेस हुए उसमें सिर्फ 24 ही कन्विक्टेड हुए यानी कि दोषी करार हुए, तो 96% कन्विक्शन रेट कहां से आ गया, कहां की बातें करी जा रही है। उसके अलावा यूपी और एनडीए के टाइम को कंपेयर यहां पर किया गया, ईडी की जांच किस किस पर आज। यूपीए के टाइम में 2004 से 2014 तक 26 राजनेताओं के ऊपर हुई, एनडीए के टाइम में यही 121 के ऊपर हुई। उसके अलावा यूपीए के टाइम में 14 लोग जो थे वो विपक्ष के नेता थे, यहां पर 115 विपक्ष के नेता हैं। यूपीए के टाइम पर 54% विपक्ष को टारगेट किया जाता था और इस टाइम पर एनडीए के टाइम में 95% विपक्ष के ऊपर केस बनाए जाते हैं। मतलब कम कोई नहीं है, बस परसेंटेज का ऊपर नीचे है यहां पे, समझ रहे हो आप, सारे नेता मिलकर के बना रहे हैं हमारा यहां पे। वैसे ईडी के इन सारे कारनामों को देखकर और दिल्ली की सर्दियों को देखकर मेरा मन ये कर रहा है कि अपने जो बाकी के मैले कपड़े हैं वो बीजेपी के दफ्तर में भेज दूं, क्योंकि भैया उससे अच्छी वॉशिंग मशीन कोई हो ही नहीं सकती यहां पे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, वैसे तो इसकी सच्चाइयां क्या है ये भी अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया जो है वो पागल हुई पड़ी है पूरी तरीके से। विपक्ष को चुन चुन के उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। कल तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जब आपकी तबीयत खराब होगी, जब आपको अस्पताल जाना होगा, तो क्या आप राम मंदिर जाकर अपना काम चलाओगे, इस तरीके का स्टेटमेंट वहां पर दिया गया था। अब उसको लेकर के डिबेट्स कराई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है और एक पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो एंटी हिंदू है। इसी के बीच में गुल्लू भाई साहब जो कि काफी दिन बाद हमारे शो में एक एंट्री मार रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर घुटने में दिमाग होने वाले गुल्लू भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप राम के मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला, अस्पताल और स्कूल की जरूरत, उनके भाव यही थे। भाई गुल्लू कह रहे हैं कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे गुल्लू, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तुझे जो बवासीर है वो अस्पताल में ही ठीक हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा तुम्हारा जो वर्बल डायरिया है उसका इलाज तो अस्पताल में भी नहीं बना हुआ। इसी के साथ राम मंदिर से रिलेटेड एक और अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं। इस टाइम पर जो साधु संत हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं बीजेपी के इस पूरे इवेंट से, क्योंकि ये राम का इवेंट नहीं बीजेपी का इवेंट बन चुका है। आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। निश्चलानंद सरस्वती हैं, ये गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है फिर से, अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वह चुनाव के चलते हो रहा है। मोदी और योगी यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, एंड ही इज राइट। प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का, पंडितों का होना चाहिए, जो ज्ञानी है उनका होना चाहिए। योगी जी और मोदी जी को भैया सरकार चलानी चाहिए बैठ के। वैसे इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं आखिरकार इस टाइम पर राम मंदिर का करंट स्टेटस क्या है। दिखाया जा रहा है कि 22 तारीख को इनॉग्रेशन हो जाएगा, सब लोग उसके बाद आ सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है देख लो आपकी स्क्रीन पर। कंस्ट्रक्शन जो है फुल स्विंग में है, बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी। लेकिन ये जो चंपत राय हैं, मिस्टर चंपत ने बताया है, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के काफी चीफ बंदे हैं, उन्होंने बताया कि अभी काफी काम कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ है और ये 1-2 साल में पूरा होने जा रहा है। यानी कि अभी राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको 2 साल तक लग सकते हैं। मोदी जी ने याद है कहा था आपसे इवेंट पे कि 22 तारीख को मत आना मित्रों, 22 तारीख को मत आना, उसके बाद आ जाना। वो इसलिए नहीं बोला था कि वहां पर बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए बोला था कि अभी मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अगर वहां पर भीड़ पहुंच जाएगी और मोदी जी भी वहां होंगे और वहां पर इवेंट चल रहा होगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और वायरल न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक सिटिंग सीएम की सगी बहन ने अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर ली। कौन है भाई, ये कैसे भाई बहन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है वाईएस शर्मिला, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम की सगी बहन है। इनकी पार्टी से विपक्षी पार्टी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, वो इन्होंने यहां पर ज्वाइन कर ली है और इनको कांग्रेस के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन यार मैं तो उस भाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं, उसने राखी बंधवाई होगी ये सोचकर कि मेरी बहन मुझे कितना प्यार करती है, लेकिन अगले साल पता चला कि पूरी तरीके से पनौतियां लग गई, बहन जो है वो अपोजिशन पार्टी में चली गई। अब हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों का एक अलायंस बन जाए, व्हाटएवर इट इज। लेकिन अभी के लिए बात यह है
कि इनकी सगी बहन किसी और पार्टी में जा चुकी है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसी साथ एक और वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। यह है महाराष्ट्र का एक वीडियो जहां पर बीजेपी के एक एमएलए ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया था। यार वैसे भी बीजेपी के लोगों का कोई बैलेंस तो यहां पर है ही नहीं, कोई स्टैंड ही यहां पर नहीं है, लेकिन उसके बाद अपना बैलेंस बिगड़ के एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। आखिरकार ये कैसी गुंडागर्दी? आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होगा। और इस वीडियो में जो एमएलए है इनका नाम है सुनील कांबले। इन्होंने उतरते हुए सीढ़ियों से ये इनका बैलेंस खराब हुआ और उसके बाद इन्होंने पुलिस वाले को ही थप्पड़ मारने का काम कर दिया। भाई ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मतलब क्या संस्कार है? हमारे देश में जो आर्मी वाले हैं वो भी जवान होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उनको भी जवान कहा जाता है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि हमारे जवान के ऊपर हाथ उठा पाए। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक महान नॉनसेंस न्यूज आपसे शेयर करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की न्यूज है। भोपाल में क्रिकेट मैच हुआ है, लेकिन बहुत ही खास टाइप का एक क्रिकेट मैच है। क्यों है खास आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस टूर्नामेंट का नाम है महर्षि मैत्री मैच टूर्नामेंट और ये ऑर्गेनाइज कराया है संस्कृति बचाओ मंच वालों ने भोपाल के अंदर। इसके अंदर धोती कुर्ता पहन करके क्रिकेट खेला गया है। भाई मुझे तो बुरा लग रहा है उन प्लेयर्स के लिए, कहीं धोती ना खुल जाती रनिंग करते करते उनकी। और जोक यही खत्म नहीं होता मित्रों, इसी मैच के अंदर संस्कृत में कमेंट्री कराई गई है। मन्नम मन्नम गत्वा, पता नहीं भाई क्या बोला जा रहा है। संस्कृत डेफिनेटली बहुत अच्छी भाषा है, हिंदी का ओरिजिन ही संस्कृत है, लेकिन यार क्रिकेट मैच में संस्कृत, मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या आईपीएल की कमेंट्री भी संस्कृत में कराई जाएगी? और जो लोग यहां पर देखने आएंगे उनको तो छोड़ दो, जो लोग खेल रहे होंगे उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा। वो वहां से कह रहा है कि आउट हो गया, ये वहां से भागने का काम कर रहे हैं इधर उधर। और भाई सबसे बड़े हिपोक्रेसी, मैं सर पकड़ के बैठ गया। अपना संस्कृति बचानी है तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, कुश्ती लड़ो। यहां पर क्रिकेट खेल के कौन सी संस्कृति बचाई जा रही है? भाई क्या हो रहा है हमारे देश में? अब जहां पर ये तो थी कुछ देश की बातें, अब जरा करते हैं इंटरनेशनल डंका की बातें। सबसे पहले बात करेंगे एक रैंकिंग के बारे में जिसमें विश्व गुरु का नाम नहीं है। जी हां, यहां पर विश्व गुरु का नाम नहीं है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने एक लिस्ट बनाकर निकाली है वेल नोन एंड इंपैक्टफुल पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड की। और ये जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा है ना, ये मोदी जी की चमचागिरी करने में लगा रहता है, मोदी जी को खुश करने में लगा रहता है। इनफैक्ट भक्तों का काफी फेवरेट है ये ट्विटर अकाउंट। और इसने क्या किया है देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, द मोस्ट वेल नोन इंपैक्टफुल पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। और जब इंडिया की बात आती है तो यहां मोदी जी का नाम नहीं है, इंदिरा गांधी का नाम लिखा गया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इसी के साथ कल एक और इंटरनेशनल न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर पता चला, अपनी स्क्रीन पर देखिए, समुद्र में जहाज हाईजैक, शिप पर हैं 15 भारतीय। उसके बाद हमारी जो इंडियन नेवी है उसका एक ऑपरेशन भी यहां पर शुरू हुआ और सबको यहां पर ठीक तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन यार ये चल क्या रहा है? थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि 2 शिप्स इंडिया आ रहे थे और हूथी ने उसको अटैक करने का काम किया था, उसके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था। और यहां पर भी कल हम देख रहे हैं कि एक शिप जिसपे 15 भारतीय थे उसको हाईजैक करने का काम किया गया है। आखिरकार चल क्या रहा है? ये विश्व गुरु इंटरनेशनल डंका वाले भाई साहब की कोई बात क्यों नहीं मान रहा है? इनसे डर क्यों नहीं रहा है कोई? इसी के साथ एक और इंटरनेशनल डंका की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। काफी बड़ी बड़ी यहां पर चीजें हो रही है। एमिड चाइना टाइज, चाइना एनवॉयज टीम विजिट्स आरएसएस हेडक्वार्टर्स इन नागपुर। यानी कि चाइनीज डेलीगेशन ने आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में कल विजिट करी है उनके एक डेलीगेट्स ने। अब यहां पर क्या बात और यहां पर क्या चीज हुई है इसके बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आखिरकार ये चाइना के लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में क्या कर रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ समय पहले की न्यूज है, आरएसएस कंसर्न अबाउट चाइना हैज मूव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी टू इकोनॉमी, कल्चरल लिंक्स डोंट काउंट। इनफैक्ट आरएसएस, बीजेपी और हमारे देश के राइट विंगर्स जो हैं, इन्होंने मिलकर के एक ड्राइव चलाई थी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की। और ये कहा गया था कि चाइना के वॉलेट के ऊपर ये वार है बहुत बड़ा, चाइना को तो पूरी तरीके से हम गरीब करके रख देंगे। लेकिन वही चाइना आज इनके अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठा हुआ है। कहीं अगले चुनाव की फंडिंग तो नहीं चल रही है? इनफैक्ट इसके ऊपर कोई भी मीडिया वाला बात नहीं कर रहा। सोचो जरा एक बार, चाइना के डेलीगेट्स आकर के कांग्रेस के हेड ऑफिस में जाते और वहां पर की एक मीटिंग होती तो अभी तक बकायदा ये नैरेटिव सेट हो चुका होता कि कांग्रेस की फंडिंग चाइना से आती है। चाइनीज लिंक यहां पर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुके होते, मनी ट्रेल सामने आपके आ चुकी होती, अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट लीक करके आपके सामने लेकर आता। लेकिन क्या आपने किसी भी जर्नलिस्ट को इसके बारे में बात करते हुए सुना? एक भी बंदा इसके बारे में मेंशन करके राजी नहीं है। और ये होती है बायसनेस की हद। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के और बाकी सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालना। साथ ही यार गोदी मीडिया तो कभी बात नहीं करेगा इन चाइनीज डेलीगेशंस के बारे में, चाइना आरएसएस के लिंक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज आपका बनता है कि हमारे जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच पाए और रियल न्यूज जो है आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। नहीं तो यार गोदी मीडिया बैठा है कहानियां सुनाने के लिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।